गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक सहभागिता का अध्याय अपना चल रहा है, आज उसमें अपन पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण। राजनीतिक सहभागिता की कौन सी साधन हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। मैं रामस्वरूप डबरिया, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं। राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण या जो साधन है उनमें पहला है दबाव समूह। अब दबाव समूह क्या होता है? इस उदार लोकतंत्र में लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने समान हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं। लोगों का ऐसा समूह जो अपने समान हित की सिद्धि के लिए या पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं और उस समान हित के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लोकमत का सहारा लेते हैं, यानी लोगों को इकट्ठा करते हैं, जानकारी देते हैं, अपने हितों के बारे में बताते हैं और लोकमत का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं और अपने हित से संबंधित जो नियम है वो सरकार पे दबाव डाल के बनवाते हैं। तो यह दबाव समूह है जो राजनीतिक सहभागिता का एक अभिकरण है। इससे मतलब जो राजनीतिक सहभागिता की जो बात है लोकतंत्र में, इसमें कई बार गलत जो कार्य हैं उनका सहारा भी लिया जाता है, जिससे राजनीतिक सहभागिता की जो सूचिता है वो नष्ट होती है। तो पहली बात हो गई दबाव समूह। दूसरा अभिकरण है आरंभक। अब आरंभक का जो अर्थ होता है वो ये होता है प्रस्ताव तैयार करना। आरंभक का जो अर्थ है वो है प्रस्ताव तैयार करना। तो प्रस्ताव तैयार करने में क्या होता है कि कोई भी मतदाता कानून बनाने या संविधान संशोधन करने संबंधित कोई भी प्रस्ताव तैयार करता है और उस प्रस्ताव को निश्चित जो जनता है, निश्चित जो संख्या है, उनके हस्ताक्षर करवा के सदन के सामने रखते हैं, कानून बनवाने के लिए या संविधान संशोधन करने के लिए। अब उस प्रक्रिया के द्वारा जो सदन है, जो कानून बनाने वाली संस्था है या संशोधन करने वाली जो संस्था है, वह उसको देखती है और उस प्रस्ताव को वह स्वीकार या अस्वीकार करती है या उस पे कानून या संविधान संशोधन करती है। यह आरंभिक की प्रक्रिया ये स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो यह हो गया आरंभक, जिसका अर्थ है प्रस्ताव तैयार करना। अब तीसरा अभिकरण आता है प्रत्याहान, जिसे अंग्रेजी में रिकॉल बोलते हैं। प्रत्याहान मतलब प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। प्रत्याहान का अर्थ है वापस बुलाना। वापस बुलाना। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रतिनिधि, चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, वो संविधान के अनुसार या हम माने तो कि जनता की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, सार्वजनिक नीतियों में उसका जो योगदान है वो कमजोर होता है, तो जनता उस प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी बुला सकती है। तो यह ऐसी व्यवस्था है प्रत्याहान, वापस बुलाना। और यह व्यवस्था भी स्विट्जरलैंड में काफी प्रचलित है। वहां पर जो प्रतिनिधि है उसको उसके कार्यकाल से पहले भी जनता एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा जो प्रारूप होता है उस पर
जनता के हस्ताक्षर कराना जरूरी होता है और उसके द्वारा उसको वापस बुला लिया जाता है। चौथा है जन सुनवाई। जन सुनवाई में क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं और सार्वजनिक जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, वो जनता के पास जाते हैं या एक निश्चित स्थान पर जाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जनता से सीधे उनकी मुलाकात होती है और अपनी समस्याओं का समाधान होता है, तो ये जन सुनवाई होती है। भारत में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है, जिसका उदाहरण अपने सामने है प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, तो ये जन सुनवाई में आता है। पांचवा विकरण है सलाहकार परिषद। सरकार क्या करती है, अपने विभागों से संबंधित जो कार्य होते हैं उन पे विशेष पक्ष जानने के लिए या सुधार करने के लिए परिषदों का निर्माण करती है, सलाहकार परिषदों का निर्माण करती है। अब ये सलाहकार परिषदें आम जनता से उनके सदस्य होते हैं और ये अपना सुझाव देते हैं, तो ये ऐसी सलाहकार परिषद होती है। जैसे अपन उदाहरण ले, जो है ब्रिटेन में स्वास्थ्य सलाहकार परिषद है, कानूनी सलाहकार संस्था है, कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं अपने भारत में भी प्रचलित हैं जिनसे उनको शामिल किया जाता है। अगला है परिपृच्छा। परिपृच्छा जिसका अर्थ होता है कि जनता किसी विशेष बात पे या पक्ष पे जनता से मतदान कराना, या जनमत का निर्माण एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, परिपृच्छा का मतलब है किसी विशेष निर्णय के लिए, कार्य के लिए जनता से मतदान कराना। तो इसमें क्या होता है, किसी विशेष बात के लिए जनता से राय मांगी जाती है, जनता से जनमत संग्रह कराया जाता है। अब जनता अपने इच्छा के अनुसार वोटिंग करती है, अपनी हाँ या ना देती है, उस आधार पे उसका निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे अपन बात कर सकते हैं कि अभी ब्रिटेन ने, यूरोपीय संघ का जो सदस्य था ब्रिटेन, उसने अपनी जनता से राय मांगी, परिपृच्छा की, जनमत संग्रह किया कि हमें यूरोपीय संघ का सदस्य रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो जनता ने मना कर दिया। अधिकतर जनता का जवाब था कि हमें उसका सदस्य नहीं बनना चाहिए, तो ब्रिटेन उससे अलग हो गया। तो ये बात हो गई परिपृच्छा की। फिर है सविनय अवज्ञा। सातवां विकरण है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा जैसे अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि बिल्कुल प्रार्थना के साथ में जो ऐसा कानून है उसको तोड़ना, सविनय, विनय करके कानून का पालन करने से मना कर देना, यानी कि ऐसे कानून या ऐसी जगह जहां पर उन कानूनों को जाकर के तोड़ा जा सके, उन कानूनों का उल्लंघन किया जा सके, वो सविनय अवज्ञा होता है। तो इसका पालन किया जाता है तो जनता उस निषिद्ध क्षेत्र पे जाके अपनी गिरफ्तारियां भी देती है ताकि उससे जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। निषिद्ध क्षेत्र का मतलब होता है मनाही वाली जगह, जहां पर जाना मनाही है लेकिन चला के उसमें जाया जाता है, अपनी गिरफ्तारी दी जाती है ताकि जनता और सरकार का ध्यान लाया जा सके। तो उस अत्याचारी कानून को तोड़ने के लिए खुला विरोध करना, खुले तौर पे तोड़ना, वो सविनय अवज्ञा हो गया। आखिरी जो अभिकरण है वो है राजनीतिक प्रतिहिंसा। अब राजनीतिक प्रतिहिंसा में ऐसे कार्य होते हैं जिसमें उग्र आंदोलन होते हैं, हड़ताल होती है, बमबारी हो जाती है, मारपीट हो जाती है, हिंसा होती है, वो राजनीतिक प्रतिहिंसा होती है। आजकल ज्यादातर जो कार्य हैं अपने कार्य कराने के लिए राजनीतिक प्रतिहिंसा का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार ये 8 अभिकरण राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण है या साधन है जिनके माध्यम से
जनता की सहभागिता जाहिर होती है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।